हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे जैव विकास और उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं उसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए रहने वाली है। एनटीपीसी के एग्जाम में आपने देखा होगा कि साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, तो आप अगर एनटीपीसी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हर एक प्रिंसिपल को देखेंगे, किन किन वैज्ञानिकों ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल कि हमारा ये जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि टॉपिक टू बी कवर्ड क्या है, जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत, यानी कि आज तक जितने भी जैव विकास से रिलेटेड सिद्धांत दिए गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है लेमार्कवाद। वो क्या है, लेमार्कवाद में किस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था, इसमें जो जीव है वो अपना विकास कैसे करते हैं, हर एक चीज के ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे इस सिद्धांत में। इसके बाद जो दूसरा है वो है डार्विनवाद। आपने नाम सुना होगा, कंफ्यूजन बहुत सारे सिद्धांतों में हो जाता है क्योंकि उसमें मिक्स हो जाता है कि लेमार्कवाद में क्या था, डार्विनवाद में क्या था। तो ये सभी चीजें आज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। तो ये तीन सिद्धांत दिए गए हैं जैव विकास के। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये है जैव विकास, यानी कि जैव विकास हुआ कैसे, किन चरणों में हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रायोपिथेकस में हुआ था और आज एट प्रेजेंट हमारा होमोसेपियंस, यानी कि जो मानव का विकास है वो है होमोसेपियंस। तो ये हम सभी चीजें पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से चरण हैं, हर एक चीज के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जैव विकास, जो जैव विकास का सिद्धांत है उसमें लेमार्कवाद, यानी कि लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसको सबसे पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इन सभी से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम जितने भी सिद्धांत है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन जैव विकास क्या है उसकी परिभाषा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जैव विकास का मतलब है कि कोई भी जीव हो जिसकी उत्पत्ति धरती पे हुई है, तो जिस टाइम से उसकी उत्पत्ति हुई है और एट प्रेजेंट उसका कितना विकास हुआ है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसी को हम जैव विकास कहते हैं। यानी कि जैव का विकास कहाँ से कहाँ तक, यानी कि एक्स से लेके वाई तक कितना हुआ है, उसी को जैव विकास कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले एक सिद्धांत आया था है लेमार्कवाद। अब लेमार्कवाद में क्या कहा गया, इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया कि आवश्यकता का नियम, इसमें यानी कि लॉ ऑफ नीड, आवश्यकता के अनुसार जिन जीवों ने अपने अंग बढ़ाए, अपने अंग को लुप्त कर दिए, इसी को कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें हम थोड़ा इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिवर्तन के कारण जीवों में नई आवश्यकता उत्पन्न होती है, यानी कि पर्यावरण में जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं, पर्यावरण चेंज होता है, वैसे ऑब्वियसली जो मनुष्य है या फिर कोई भी जीव है उसकी आवश्यकता भी चेंज होगी। तो जिन परिवर्तन के कारण जो जीव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो चीजें चेंज करते हैं अपने शरीर में, अपने अंगों में, उसी को कहा जाता है आवश्यकता का नियम। तो यहाँ पे देखो, इन आवश्यकताओं के अनुसार जीव अपने अंगों में परिवर्तन करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे सही से समझोगे, जैसे पेड़ है, पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो बहुत ऊंचे हैं। तो जिराफ सबसे पहले ऐसे नहीं था कि जिराफ की गर्दन हमेशा से ही लंबी थी। इनमें क्या हुआ, जब इनको आवश्यकता हुई पेड़ की पत्ती खाने के लिए तो उन्होंने परिवर्तन किया, उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंची कर ली, यानी कि लंबी कर दी। और इसीलिए ये क्या होता है कि इनकी जो गर्दन है वो आवश्यकता के लिए ऊंची हो गई, क्योंकि इनको पत्तियां खानी थी, किसकी, तो पेड़ों की। यहीं पे कहा गया है कि परिवर्तन के कारण जिन जीवों ने अपने अंगों में परिवर्तन किया, कुछ चेंजेस किए, उसी को कहा जाता है आवश्यकता का नियम। इसमें देखो उदाहरण, जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने की आवश्यकता थी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब वो पेड़ तो नीचे ला नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने खुद के अंदर चेंजेस लाए और अपनी जो गर्दन है उसको ऊंचा कर लिया। और यही होता है आवश्यकता का नियम। और उसके बाद जो भी पीढ़ी आएगी उनकी जो गर्दन होगी वो भी ऊंची ही होगी। तो इसमें लेमार्कवाद में जो पहला पॉइंट है लॉ ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता का नियम, ये क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे पर्यावरण में चेंजेस होते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, जो जीव है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अंगों में, अपने अंदर वो चेंजेस लाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये हमारी बुक है, देखो ये एनसीईआरटी सार है, जो भी आज की वीडियो है आप इसमें पढ़ोगे वो सभी इस बुक से ली गई है। ये बुक बनाई कैसे गई है, देखो सबसे पहले है, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको भरपूर फ्लो चार्ट मिलेगा। इसके अलावा इतिहास पढ़ना है तो आपको बुलेटिन के रूप में सारी चीजें दी गई हैं।
इसके बाद ये है भूगोल। इसमें आपको हर एक चैप्टर, जैसे चाहे वो मिट्टी हो, जलवायु हो, वर्षा हो या फिर नदियां हो, हर एक चैप्टर को आपको थ्रू मैप पढ़ाया गया है। और विज्ञान में जितने भी टॉपिक है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में, तो ये विज्ञान का टॉपिक है। आप देखोगे हर एक पॉइंट पे आपको पिक्चर के साथ चीजें समझाई गई हैं, तो ये है पिक्चोरियल फॉर्म। साइंस के जितने भी पार्ट्स हैं, तो ये बुक आप ले सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आप देखोगे कि एनसीईआरटी सार पूरा मैप पे आधारित है, यानी कि जिसमें भरपूर पिक्चोरियल है, फ्लो चार्ट है, पॉइंट्स है, हर एक चीज यहाँ पे दिए गए हैं और इजी लैंग्वेज है। अब इसके बाद देखो लेमार्कवाद में दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है, इसमें है उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो इसमें क्या है, देखो जो अंग अधिक यूज होते गए वो विकसित और मजबूत होते गए, यानी कि समय के साथ जिन अंगों का ज्यादा यूज हुआ वो समय के साथ मजबूत होते चले गए और वो बढ़ते चले गए, यानी कि उनका विकास अच्छे से हो पाया। और सेम अगर उल्टा हम बात करें कि जिन उपयोग का कम यूज हुआ वो क्या हुए, धीरे धीरे समय के साथ वो लुप्त होते चले गए, उनका कोई यूज नहीं हुआ, वो खत्म होते चले गए, यानी कि वो कमजोर होकर लुप्त हो गए, पूरा समाप्त हो गए। तो ये चीज है, उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन, उसका अधिक उपयोग हुआ तो उसकी जो गर्दन है समय के साथ क्या हुई, विकसित हो गई और मजबूत हो गई। सेम अगर सांप के पैरों को देखोगे तो वो रेंग के चलता है, वो पैरों पे नहीं चलता, तो इसके लिए उसने पैरों का यूज नहीं किया तो समय के साथ क्या हुआ, उसके पैर कमजोर हो गए और धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। तो ये है यहाँ पे दो उदाहरण आप देख सकते हो कि जिन चीजों का, जिन अंगों का ज्यादा यूज हुआ वो समय के साथ मजबूत होते चले गए और उनका विकास हुआ। जिन जीवों ने अपने जो अंग है उसका यूज नहीं किया, उनमें वो चीजें आगे जाकर खत्म होती चली गई और वो कमजोर होती चली गई। तो ये चीजें क्लियर है। तो एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल में ये जो आदमी है इसके द्वारा समझाया गया है, इसके मसल्स के द्वारा समझाया गया है कि ये डेली अपने मसल्स को ट्रेन करता है, अपने मसल्स का ज्यादा उपयोग करता है, इसीलिए इसका समय के साथ मसल्स, इसका विकास हुआ, इसमें डेवलपमेंट आया। तो क्यों, और इसके मसल्स मजबूत होते चले गए क्योंकि इसने अपने मसल्स का ज्यादा यूज किया। तो सेम यहाँ पे है कि जो जिराफ है उसकी गर्दन ज्यादा लंबी होती चली गई, मजबूत होती चली गई क्योंकि उसका उपयोग ज्यादा था। सेम यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए तो सांप के जो पैर है वो अनुपयोग है, यानी कि डिसयूज था उसका, तो इसके लिए उसके पैर समय के साथ खत्म हो गए, पूरे लुप्त हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे लेमार्कवाद में और क्या चीजें हैं। इसमें देखो उदाहरण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो उदाहरण है किस सिद्धांत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फेमस यहाँ पे उदाहरण आप देख लो। एक तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये भी लेमार्कवाद से संबंधित है। इसके अलावा जो जलचर पक्षी होते हैं, यानी कि वो सभी पक्षी जो पानी में चल सकते हैं, उनमें ये जो पैर है आपने देखा होगा, ऐसे पैर ये हमेशा से नहीं थे, ये समय के साथ विकसित हुए हैं। तो लेमार्कवाद में यही कहा गया है कि ये पानी में चलते हैं, इनको आवश्यकता थी पानी में चलने की, तो इसके लिए समय के साथ इनके जो ये पैर है जालीनुमा, ये विकसित हो गए। तो ये एक उदाहरण है जलचर पक्षियों में पैरों की झिल्ली आना। तीसरा है सांप के पैरों का अभाव, यानी कि सांप के जो पैर है वो ज्यादा यूज नहीं होते थे, उसके लिए इनके जो पैर है वो पूरी तरह से खत्म हो गए, लुप्त हो गए। गुफाओं में रहने वाले जितने जो जीव हैं उनकी आंखों का क्षीण होना, यानी कि उनकी आंखों का जो उनकी रोशनी है वो खत्म हो जाना। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, तो लेमार्कवाद के उदाहरण है। अब देखो लेमार्कवाद में इसके आलोचना क्या है, इसमें आलोचना भी दी गई है। लेमार्कवाद ने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसमें साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उसकी कमियां थी और इसी के लिए इसकी आलोचना भी हुई है। क्या इसमें आलोचना है कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रमाण है, यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसकी कमी थी। इन्होंने बिना साइंटिफिक रिसर्च किए अपना सिद्धांत दे दिया। बाद में इसमें शोध हुआ, इसमें रिसर्च हुआ, फिर पता चला कि हाँ इसमें कुछ कमियां थी। और उसमें क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि जो अर्जित लक्षण है, यानी कि जो भी चीज हम एक्वायर करते हैं वो वंशानुगत नहीं होते। ये कहाँ से सिद्ध हुआ है, तो आधुनिक अनुवांशिकी से ये सिद्ध हुआ है कि जो चीजें हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो वंशानुगत नहीं होती, यानी कि वो हमें दादा परदादा से नहीं मिली होती। और ये कहाँ से सिद्ध हुआ है, तो आधुनिक अनुवांशिकी से ये प्रूफ हो चुका है। तो ये एक आलोचना थी किसकी, तो लेमार्कवाद की। तो ये आप यहाँ पे स्टार मार्क करके याद कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो विस्मैन है, इन्होंने लेमार्कवाद की आलोचना की थी। इन्होंने एक प्रयोग किया था चूहों पे। उनमें इन्होंने क्या किया कि चूहे की जितनी पीढ़ियां होती है उन सभी में इन्होंने उसकी पूंछ काट दी। अब उन्होंने ये साबित करने के लिए कि अगर जैसे सांप है, उसने अपने पैरों का यूज नहीं किया तो धीरे धीरे उसके पैर लुप्त होते चले गए।
इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करा, जो पेरेंट जनरेशन है उनकी पूंछ इन्होंने काट दी और फिर देखा कि उनके जो बच्चे हैं उनमें वो पूंछ आती है कि नहीं आती। तो क्या हुआ कि पूंछ आई, फिर से आई। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन, फिर उन्होंने क्या किया, उसकी भी पूंछ काट दी। फिर उनसे जो आगे की जनरेशन है उसमें देखा तब भी पूंछ आई, तो फिर उन्होंने उसके भी काट दिए, दोनों इनके पूंछ काट दिए थे। उसके बाद इन्होंने लास्ट जनरेशन में देखा कि पूंछ आते चले गए। तो इनका कहना था, जब लेमार्कवाद ने ये कहा कि जो चीजें कम यूज में होती हैं वो आगे जाकर लुप्त हो जाती है, ऐसे ही मैंने ये जो पेरेंट जनरेशन है उनकी पूंछ काट दी चूहों में। तो जब वो आगे उसकी जो दूसरी जनरेशन आई उसमें वो क्यों आई, तो यही एक आलोचना थी कि जब इसका यूज नहीं था, चूहे के जो पूंछ है उसका यूज नहीं था, तो धीरे धीरे वो लुप्त क्यों नहीं हुई, वो आगे जनरेशन में क्यों आती चली गई। तो ये एक आलोचना थी और यहाँ पे जो लेमार्कवाद की आलोचना की किसने की, तो ये विस्मैन का प्रयोग है, उन्होंने ये आलोचना की। अब देख, चूहों की कई पीढ़ियों में इन्होंने क्या किया कि इसकी पूंछ काट दी। इसके बाद इन्होंने बोला कि फिर भी अगली पीढ़ी में पूंछ सामान्य रहे, यानी कि जब पेरेंट्स में जो पेरेंट चूहे हैं उनकी पूंछें काट दी, तो उसके बाद में जो उनके बच्चे हुए, आगे की जनरेशन हुई, फिर भी उन्होंने पूंछ के साथ वो जन्मे। तो यही कहा गया कि जब हमने पूंछ काट दी थी तो आगे वाली जो जनरेशन है उनमें पूंछ नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो पूंछ आई। तो इसके लिए जो लेमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना होती है और इन्होंने बोला कि ये जो लेमार्कवाद का सिद्धांत है वो साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च पे आधारित नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा कि जो लेमार्कवाद है उसकी आलोचना किसने की है, तो विस्मैन ने की है। इन्होंने किस में प्रयोग किया था, तो चूहों पे प्रयोग किया था। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अच्छे से एक बार देख लो। लेमार्कवाद हमारा डिटेल में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने ही आपको पढ़ने होते हैं, ये काफी है आपके लिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है डार्विनवाद।